हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम परिवार यानी कि फैमिली के बारे में जानेंगे। इसका अर्थ क्या है, परिभाषा, परिवार के प्रकार कितने हैं और परिवार के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, इसलिए हम इसे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले ये जानेंगे कि परिवार का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा के बारे में। तो देखिए, हम सभी मनुष्य हैं और लेकिन जो आदिमानव होते थे, पहले के जो मनुष्य होते थे, वे पशुओं के समान अपना जीवन व्यतीत करते थे और वह अपने रहने के लिए, अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए घर का निर्माण भी करते थे, घरों में रहते थे। लेकिन घर में तो रहते थे, घर में जितने भी व्यक्ति थे उनमें कोई आपस में भावात्मक संबंध नहीं था। मतलब भाव से एक दूसरे से जुड़े नहीं थे, कोई प्रेम नहीं था आपस में, कोई जलन नहीं थी, कोई ईर्ष्या नहीं थी, एक दूसरे से कुछ भी नहीं था। मतलब कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अगर कोई तकलीफ़ में है या फिर कोई मतलब कुछ भी करे, एक दूसरे से कोई भावात्मक रूप से संबंध नहीं था, कोई प्रेम भी नहीं था आपस में। तो इससे क्या हुआ कि बच्चों के पालन पोषण में और जो व्यक्ति वृद्ध हो जाते थे, जो बूढ़े हो जाते थे, उनका अपने जीवन की रक्षा करने में बड़ी परेशानी होने लगी। तो इसलिए ये सारी परेशानियां ना आए, बच्चों का लालन पालन अच्छे से हो, एक दूसरे के भाव को समझ सके। तो इसलिए मनुष्यों को या मतलब जो मनुष्य हैं उनको एक परिवार में बांध दिया गया। इसलिए क्या हुआ, परिवार का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले परिवार जो है, सबसे पहला, सबसे छोटा और मूलभूत सामाजिक समूह बन गया। तो एक परिवार में एक पति पत्नी का जोड़ा और उनके बच्चे रहते हैं, तो इसे हम परिवार कहते हैं। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है किसी एक परिवार में सिर्फ एक ही पति पत्नी और उनके बच्चे रहें। उनमें अनेक पति पत्नी का जोड़ा यानी कि दंपत्ति और उनकी संतानें भी रह सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है। वो कौन सी शर्त है कि आपस में अगर एक ही परिवार में कई सारे जोड़े रहेंगे तो उनका आपस में खून का रिश्ता होना या रक्त का संबंध होना ज़रूरी है। ऐसा तो है नहीं आपके परिवार में भी कि ऐसे कोई भी पति पत्नी और अपने बच्चों को लेकर के आ जाए और बोले कि हमें इस घर में रहना है, आज से यही मेरा परिवार है। भले ही आप उसे रहने के लिए जगह दे दोगे, लेकिन वे आपका परिवार का हिस्सा कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनका खून का रिश्ता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर एक शर्त हुई कि परिवार होगा, लेकिन परिवार में आपसी खून के रिश्ते ही रहेंगे, वही परिवार का हिस्सा बनेंगे। आप भी देखते होंगे कि आपके घर में जितने भी लोग रहते हैं उनका आपसी खून का रिश्ता होता है। मान लीजिए आपके घर में अगर चाचा चाची रहते हैं, ताई ताऊ रहते हैं या फिर आपके भैया भाभी, कितने भी लोग रहते हों, लेकिन अगर आपस में सभी लोग एक परिवार में रहते हैं तो उनका आपस में खून का रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है। इसलिए उन्हें हम एक परिवार का दर्जा देते हैं, परिवार के सदस्य कहते हैं। तो यहाँ पर ये एक शर्त थी जो आपने जाना है। आगे देखिएगा, परिवार और विवाह एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं और इनका अस्तित्व भी एक दूसरे पर ही निर्भर करता है। वास्तव में विवाह जो है एक संबंध है जिससे हमारे परिवार की नींव पड़ती है। परिवार कहाँ से बनता है, जब किसी का विवाह होता है वहीं से परिवार की नींव पड़ जाती है। क्योंकि मान लीजिए जब किसी का विवाह होगा, उसके बाद उसकी संतानें होंगी तो उसका भी एक अपना छोटा सा परिवार हो जाएगा। और जैसे जैसे संतानें, उसकी संतानों की संतान, ऐसे जब सदस्य बढ़ते जाएंगे तो परिवार भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से जो विवाह है वह परिवार की नींव पड़ती है वहाँ से। अब यहाँ पर एक परिभाषा लिखी है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार लिखा गया है। देखिएगा, परिवार जो है ये पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। तो यहाँ पर ये परिभाषा मैकाइवर एवं पेज के अनुसार दी गई है, तो इसे भी आपको याद रखना है। देखिए, पहले के समय में क्या था, आपने जाना कि वहाँ पर भाव के संबंध नहीं थे, एक दूसरे से भाव के रूप में नहीं जुड़े थे। लेकिन जब आपसी परिवार में आपस के खून के रिश्ते के लोग जब रहने लगे, सबका आपस में खून का रिश्ता है, भाई बहन है सभी, तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक दूसरे के भाव को भी हम समझने लगे। कोई बूढ़ा है तो उसे मदद की ज़रूरत है तो हम उसकी मदद करते हैं, कोई किसी को किसी चीज़ की मदद है, कोई परेशानी में है, तो हर चीज़ का भाव, किसी को प्रेम उमड़ रहा है तो हर भाव हम समझ सकते हैं। तो इसलिए परिवार का निर्माण किया गया।
अब देखिएगा परिवार के प्रकार कितने हैं। बहुविवाही परिवार के 5 अन्य उप स्वरूपों को वर्णित किया गया है यहाँ पर। पहला है संख्या के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला है केंद्रीय। संख्या के आधार पर भी पहला परिवार है केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार। अब ये कैसा परिवार है, देखिएगा यह परिवार का सबसे लघु रूप है, यानी कि सबसे छोटा रूप है परिवार का, जहाँ पर सिर्फ पति पत्नी और उनके बच्चे रहेंगे। तो सिर्फ पति पत्नी और बच्चों से मिलकर जो परिवार बना है उसे हम कहते हैं केंद्रीय परिवार या फिर नाभिक परिवार। लेकिन इसमें जो है कोई भी रिश्तेदारों को एंट्री नहीं मिलती है, यहाँ पर सिर्फ एक पति पत्नी और उनके बच्चे ही होंगे, तभी हम उसे केंद्रीय परिवार का दर्जा देंगे। अगला देखिएगा संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ घर में रहते हैं, उन्हें हम सामूहिक परिवार या संयुक्त परिवार कहते हैं। उनकी रसोई भी एक होती है, यानी कि सबका खाना भी एक में बनता है। संयुक्त परिवार कैसा है, मतलब 3 पीढ़ियों की बात करें तो एक आपकी पीढ़ी हो गई, एक आपके माता पिता की पीढ़ी और एक आपके दादा दादी की पीढ़ी, और अगर 4 पीढ़ी हो जाएंगी तो उनके भी दादा दादी या उनके मम्मी पापा। तो इस तरीके से जो पीढ़ियां हैं, कई पीढ़ियां एक ही घर में अगर निवास कर रही हैं, एक ही जगह पर उनका खाना बन रहा है, एक ही जगह पर सारे काम मिलजुल कर हो रहे हैं, तो उसे ही हम संयुक्त परिवार कहेंगे। और यहाँ पर एक बात देखिएगा कि संयुक्त परिवार जो है इसमें सबसे बूढ़ा या सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति होता है, मान लीजिए आपके घर में अगर दादा दादी हैं तो दादाजी जो हैं सबसे बड़े, वे घर के मुखिया माने जाते हैं। तो इस तरीके से ये संयुक्त परिवार होता है। अगला है विस्तृत परिवार किसे कहते हैं। इस प्रकार के परिवार में सभी रक्त संबंधी और अन्य संबंधी भी शामिल होते हैं। विस्तृत परिवार मतलब बड़ा परिवार। तो बड़ा परिवार जो है ये 2 पक्षीय होता है, यानी कि मम्मी के पक्ष वाले भी और पापा के पक्ष वाले भी, सभी लोग मिलकर एक ही घर में रहते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, एक साथ ही सारा काम उनका होता है, और संख्या में ये लोग ज़्यादा होते हैं। जाहिर सी बात है कि 2 परिवारों के लोग साथ मिलकर रहेंगे तो वहाँ पर संख्या तो ज़्यादा ही होगी, तो इसलिए इनकी संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन ये एक ही साथ कार्य करते हैं, एक ही साथ निवास करते हैं, तो इसे हम विस्तृत परिवार का दर्जा देते हैं। अब आगे देखिएगा निवास के आधार पर अगर परिवार को बांटा जाए, रहने के आधार पर, यानी कि विवाह के बाद पति पत्नी का निवास स्थान जहां बच्चों के साथ होगा वही निवास स्थान हो जाएगा। तो निवास स्थान के आधार पर भी परिवार को बांटा जाता है। पहला देखिएगा पितृ स्थानीय परिवार। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो पत्नी है, यानी कि जब शादी हो जाएगी तो एक औरत जब अपने ससुराल में रहती है, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने पति के माता पिता के साथ, तो अगर कोई औरत जो है वो अपने ससुराल में रह रही है तो उसे क्या कहेंगे, पितृ स्थानीय परिवार। भारत में ऐसे परिवार की प्रथा ज़्यादा पाई जाती है। अक्सर हर घरों में ऐसा ही होता है कि पत्नियां जो हैं वो अपने ससुराल में ही रहती हैं औरतें। अगला देखिएगा मातृ स्थानीय परिवार। यह क्या है, अब इसमें क्या होता है कि जो आदमी लोग होते हैं वे अपने ससुराल में जाकर रहते हैं। भारत में भी ऐसा कोई परिवार, एकाध परिवार ऐसे पाए जाते हैं, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि अगर कोई लड़की है उसका कोई भाई नहीं होता है तो उसे मायके में ही वह रह जाती है, मतलब पूरा जीवन वो अपने मायके में ही बिताती है। उसके पति आते हैं उसके मायके में रहने, क्योंकि उसको सारा ज़मीन जायदाद सब कुछ मिल जाता है अपने मायके का ही। तो इस तरीके से जो परिवार होते हैं वहाँ पर अभी भी मातृ स्थानीय परिवार होते हैं। तो यहाँ पर यही होता है मातृ स्थानीय परिवार में कि जो पति है वह पत्नी के मायके में आकर रहता है बच्चों के साथ। अगला है नव स्थानीय परिवार। इसमें क्या होता है, इसमें देखिएगा जब परिवार में पति पत्नी विवाह के बाद किसी पक्ष में ना रहकर, ना ही लड़की अपने ससुराल में रहती है, ना ही अपने मायके में रहेगी, अपने पति और अपने बच्चों के साथ किसी अलग जगह पर रहेगी, मतलब किसी नए जगह पर अपने परिवार को बसा लिया, उसे ही हम कहेंगे नव स्थानीय परिवार। अब आगे देखिएगा अधिकार के आधार पर परिवार के कितने भाग होते हैं, तो परिवार के 2 भाग हैं। पहला है पितृसत्तात्मक परिवार और दूसरा है मातृसत्तात्मक परिवार। अब ये क्या है, तो देखिए पितृसत्तात्मक क्या है, ऐसे परिवारों में जहाँ पर पिता का नियंत्रण होता है परिवार के ऊपर और पूरी सत्ता पुरुषों के हाथ में ही होती है। मान लीजिए कोई काम करना है तो जब तक आप
अपने मतलब घर के जो पुरुष हैं उनसे आप राय नहीं ले लेंगे तब तक आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। सारा नियंत्रण घर का किसके हाथ में है? पुरुषों के हाथ में है। वही कहलाता है पितृसत्तात्मक परिवार। अगला है मातृसत्तात्मक परिवार। ऐसे परिवार में माताजी का नियंत्रण होता है। बिना माताजी के परमिशन के आप कहीं जा नहीं सकते हो, या फिर पुरुष भी अगर कोई कार्य करना चाहें तो वो उनसे पूछ कर ही, यानी कि जो स्त्रियां हैं घर की, उनसे पूछ कर ही कार्य करेंगे। तो ऐसा परिवार मातृसत्तात्मक परिवार कहलाता है, जहां पर स्त्रियों की सत्ता चलती है। फिलहाल अब मतलब इस समय में अक्सर घरों में जो है ना बात तो होती है कि पितृसत्तात्मक परिवार है, लेकिन घर पर राज मम्मी का ही चलता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अगला है उत्तराधिकार के आधार पर। तो यहाँ पर देखिएगा, उत्तराधिकार के आधार पर दो भागों में परिवार को बांटा गया है। पहला है पितृमार्गी और दूसरा है मातृमार्गी। इसमें क्या होता है, ऐसे परिवारों में उत्तराधिकार के नियम जो हैं वो पितृपक्ष यानी पापा के पक्ष के आधार पर किए जाते हैं, और मातृमार्गी में ऐसे परिवार जिनमें उत्तराधिकार के नियम जो हैं वो मातृपक्ष यानी कि मम्मी के पक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं, या मम्मी के मतलब जो उनके मम्मी का जो भी कहना है, जो भी उनका निर्देशन है, उनका पालन होगा। तो यहाँ पर क्या है, पितृमार्गी और मातृमार्गी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिएगा, वंश के नाम के आधार पर भी परिवार को बांटा गया है। पहला है पितृवंशीय परिवार, जहाँ एक ऐसा परिवार जिसमें वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है और पुत्रों को पिता का वंश नाम ही प्राप्त होता है। अगर आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा कि अगर पापा का जो नाम है, पापा अगर कोई अपना नाम लिखते हैं तो बच्चे भी अपने पिताजी का नाम लिख करके भी अपना नाम आगे लगा करके फिर ऐसा नाम रखते हैं। और कहीं कहीं पर मम्मी का नाम होता है, तो जहाँ पर मम्मी का नाम से वंश परंपरा चलती है वहाँ मातृवंशीय परिवार कहलाया जाता है। और तीसरा है उभयवाही परिवार, जहाँ पर उभयवाही परिवार में व्यक्ति अपने दादा दादी और नाना नानी इन चारों संबंधियों से समान रूप से संबंधित रहता है, उसे हम उभयवाही परिवार कहते हैं। अब आगे देखिएगा, विवाह के आधार पर भी परिवार को बांटा गया है। एक विवाही परिवार सामान्य तौर पर एक स्त्री एवं एक पुरुष के सम्मेलन से ही परिवार बनता है। ये तो एक बात है। इस प्रकार का जो विवाह है, परिवार में पति पत्नी और अविवाहित संतानें होती हैं, तो इसे हम एक विवाही परिवार कहते हैं। जहाँ पर एक पति की सिर्फ एक ही पत्नी होगी और एक पत्नी के सिर्फ एक ही पति होगा, उसे हम एक विवाही परिवार कहेंगे। दूसरा है बहुविवाही परिवार। ऐसे परिवारों में एक स्त्री को कई जीवन साथी रखने का अधिकार होता है। कई सारे पति रख सकते हैं। कई पत्नी वाले बाल विवाह को बहुपत्नी विवाह एवं कई पत्नी रखने वाले को बहुपति विवाह कहा जाता है। तो ऐसे परिवार भी होते हैं जहाँ पर पहले के ज़माने में कुछ ज़्यादा ही होता था। मतलब जो राजा लोग होते थे वे 7 रानियाँ रख सकते थे या फिर 20-22 रानियाँ भी रख सकते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि एक पति के सिर्फ मतलब 1 से 2 पत्नी मिल जाएं। तो ऐसा आज के समय कम होता है। तो इसे हम बहुविवाही परिवार कहते हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा मतलब आप पत्नी रख सको या एक से ज़्यादा पति को रख सको। अगला है समूह विवाही परिवार। जब कोई भाई या कई पुरुष मिलकर एक स्त्री समूह से विवाह करें और जब सब पुरुष या सभी स्त्रियों के समान रूप से पति हों, वह समूह विवाही परिवार कहलाता है। जहाँ पर एक समूह मिलकर के एक स्त्री से विवाह कर ले, तो वहाँ पर क्या है, समूह विवाही परिवार है। जैसे द्रौपदी का हुआ था, आप कह सकते हो। तो वहाँ पर सारे भाइयों ने सिर्फ द्रौपदी के साथ ही रहें, सिर्फ वही थी उनके घर में, तो वह क्या है, समूह विवाही परिवार कहलाएगा। अगला है अधिकार के आधार पर परिवार के प्रकार। तो परिवार में माता पिता में से किसकी सत्ता चलती है या किसे कितना अधिकार प्राप्त है, इस आधार पर भी परिवार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पितृसत्तात्मक परिवार, दूसरा है मातृसत्तात्मक परिवार। तो यहाँ पर अधिकार की बात हुई है कि किसका अधिकार चलेगा। अगर पापा का अधिकार चलता है तो पितृसत्तात्मक, अगर माताजी का अधिकार चलता है तो मातृसत्तात्मक। तो ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ चुकी हैं। अब आगे देखिएगा, परिवार के कार्य कौन कौन से हैं। पहला कार्य है प्राणी शास्त्रीय कार्य, यौन इच्छाओं की पूर्ति और नियमन करना, संतानोत्पत्ति जैसे सृष्टि की निरंतरता में योगदान देने का कार्य है। इस विषय में गुडे ने लिखा है कि यदि परिवार मानव की प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था ना करे तो समाज जो है हमारा ये समाप्त हो जाएगा। ये पहला कार्य है। दूसरा है शारीरिक कार्य।
परिवार अपने सदस्यों को शारीरिक संरक्षण प्रदान करता है, जैसे वृद्धावस्था में, बीमारी में, दुर्घटना में, या फिर कोई अपाहिज भी है तो उसे हम सहायता देते हैं। उसकी शरीर उसकी ख़राब है, कोई नहीं चल सकता है, वृद्ध इंसान है, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, तो ऐसे भी हम मदद करते हैं। ये भी हमारे परिवार के कार्य होते हैं। देखिए, इस अवस्था में जो है वो परिवार देखभाल करता है, सेवा करता है, बच्चों का पालन पोषण भी उचित तरीके से किया जाता है परिवार में। अगला है आर्थिक कार्य। तो परिवार उत्पादन एवं उपभोग की इकाई भी है। श्रम विभाजन का सबसे सरल रूप परिवार में देखा जा सकता है। स्त्री पुरुष बच्चों सभी को उनके अनुरूप कार्य दिया जाता है। आय और संपत्ति का प्रबंध भी उचित तरीके से किया जाता है। जिसको जितनी ज़रूरत होती है उतनी उसकी ज़रूरतें जो है वो पूरी की जाती हैं। अगला है धार्मिक कार्य। तो परिवार से ही बालक को अपने पारिवारिक धर्म, धार्मिक कृत्यों, अनुष्ठानों का ज्ञान मिलता है। आराधना और पूजा भी परिवार वालों से ही ग्रहण किया जाता है। अगला है राजनीतिक कार्य। तो परिवार में मुखिया के कार्यों से ही अन्य उच्च संस्थाओं के प्रतिनिधि की भूमिका स्पष्ट होती है। शासक के समान अधिकारों से युक्त परिवार का मुखिया सबसे लघु इकाई का सर्वोच्च होता है। सबसे बड़ा जो घर का होता है वह मुखिया होता है। अगला है शिक्षात्मक कार्य। तो परिवार अपने सदस्य को मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है। सदस्यों के बीच परस्पर प्रेम, सहानुभूति और सद्भाव पाया जाता है और इन्हीं के द्वारा वह अपने शेष जीवन में सामंजस्य को स्थापित करता है। तो परिवार से हम बहुत कुछ सीखते हैं। परिवार शिक्षा देने का कार्य भी करता है। अगला है मनोवैज्ञानिक कार्य। तो परिवार अपने सदस्यों को मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है। सदस्यों के बीच देखिए यहाँ पर सेम वही बातें लिखी गई हैं मनोवैज्ञानिक कार्य में भी। तो दोस्तों इसे हम देख लिए हैं कि कौन कौन से कार्य हैं जो परिवार करता है हमारे लिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने परिवार के जो कई सारे प्रकार हैं वो आपने जाना है और परिवार का अर्थ क्या है। ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आई तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।